अगर हम रिजेक्टेड माइंड के डेटा को कंप्यूटर सिमुलेशन में डाउनलोड करके डिजिटली जिंदा भी हो गए तो क्या हम एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाएंगे और इंसानों की तरह उन्हें फील कर पाएंगे? क्या हम फिजिकल सेंसेशन के बिना जिंदा रहना बर्दाश्त कर पाएंगे? एक इंसानी दिमाग को बिना सिर धड़ पैर के डिजिटली जिंदा करके कंप्यूटर में छोड़ देना मौत से भी बुरा फील होगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले रेड बटन को ज़ोर से दबा देना। कैथल गन ने रिजरेक्शन का एक नया तरीका ढूंढ लिया है जो हमसे मिलते जुलते व्यक्ति को जिंदा कर सकता है। कैथल के हिसाब से हाँ जिंदा हो सकते हैं, पर इस बार एक कंप्यूटर के अंदर। कैथल जानकारी के विशाल यादों का एक बड़ा डेटा सेट बनाएंगे जिसमें हम लगभग कुछ भी करें डिजिटलाइज सारा डेटा रिकॉर्ड होगा। इसके लिए कैथल ने कुछ स्टूडेंट लिए। उन स्टूडेंट का काम वो जो भी देखते, सुनते, जहाँ पर जाते, जिससे भी बात करते, जितनी तेज़ी से दौड़ते और जितनी तेज़ी से उनके दिल धड़कते, यहाँ तक कि उन्हें कितना पसीना आता और कितने बार बीमार पड़ते हैं, यह सब WNCT यूनिवर्सिटी में इनका सारा डेटा रिकॉर्ड होता रहता है। कैथल भी अपनी लाइफ के डेटा को कई सालों से रिकॉर्ड करते आ रहे हैं। 6.5+ मिलियन इमेजेस सेंसर रेटिंग जमा कर चुके हैं। कैथल का सॉफ्टवेयर दिन में 3000 तस्वीरें लेता है। सॉफ्टवेयर सारी इमेजेस को एनालाइज करके 30 तस्वीरों के कलेक्शन में बदल देता है। कैथल ने ऑक्सिलरी मेमोरी बनाई है, क्योंकि फ्यूचर में कैथल की बायोलॉजी मेमोरी साथ न देने पर उस पर इंफॉर्मेशन को दोबारा सर्च किया जा सकता है और इसे ऐसे मीडियम में प्रिजर्व किया जा सकता है जो इंसानी दिमाग से कहीं ज़्यादा एक्यूरेट है। रिसर्च में एक बात तो साबित हो चुकी है कि बायोलॉजी मेमोरी में गलतियां हो सकती हैं, बट ऑक्सिलरी मेमोरी में गलतियां कतई नहीं हो सकती। सर्च इंजन की टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने के लिए कैथल आम लोगों से एक साल में 10 लाख फोटोज और करोड़ों सैकड़ों सेंसर रेटिंग लेंगे, जो एक सर्च इंजन के लिए बहुत बड़ा डेटा सेट होगा। कैथल और भी बेहतर डिजिटल मेमोरी बनाने के लिए चश्मे में छोटे छोटे कैमरे लगाना चाहते हैं, जो उस हर जगह को देखेंगे जिस तरफ आपका सिर घूम रहा हो और उसी स्थान की फोटो लेंगे जहां आप देख रहे होंगे। आँखों के कंपैरिजन में कैमरे बाहर की ओर देखते हैं। इसी चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए चश्मे में लगे कैमरे को आपके आँखों की ओर मोड़ देंगे। कैमरे आपके आँखों की ओर देखेंगे, फिर सॉफ्टवेयर ये भी पहचान कर लेगा कि आप रास्ते में जा रहे चूहे को देख रहे हैं या फिर दीवार में लगे पोस्टर को देख रहे हैं, और इससे बहुत ही इफेक्टिव डिजिटल मेमोरी बनेगी और इस तरह हम लोगों के लाइव ब्लॉग बना सकते हैं। कैथल और उनकी टीम माइंड के हार्ड ड्राइव तैयार कर रहे हैं ताकि हमारे मरने के बाद हमारे सर्वाइवल जो हमसे प्यार करते हैं उस ड्राइव को अपलोडिंग के लिए दे देंगे। मेमोरी एक ऐसी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है जो हमारी पर्सनालिटी, यादों, जीवन के अनुभवों पर आधारित होती है। इस प्रकार के डेटा को जमा करके कैथल गन भविष्य में लोगों की पर्सनालिटी और लोगों के साथ उनके इंटरेक्शन की और लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, यह सब कैथल डिजिटल मेमोरी में रिक्रिएट कर लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और डिजिटल डेटा की मदद से उनके पर्सनालिटी की बेहद अच्छी तस्वीर बना लेंगे जो आम लोगों की तरह सामान्य होगा। इसमें सभी चीज़ें परफेक्ट तो नहीं होंगी, बट वो चीज़ें ज़रूर रिफ्लेक्ट होंगी जिन्हें हम काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, जिन्हें प्यार करते हैं, उनसे स्टिमुलेस जरूर होंगे। फिर एक कंप्यूटर हमारी लाइक और डिसलाइक को छांटकर अनुभवों के आधार पर हमारी पर्सनालिटी का अनुमान लगा देगा और यही लाइक डिसलाइक हमारे डिसीजन को डिसाइड करेंगे। शायद कैथल के रिजरेक्शन का तरीका लोगों को जिंदा तो कर देगा, पर क्या वो हूबहू हमारे भीतरी रूप को जिंदा कर सकता है? कैथल की कहें तो हाँ, इंतजार है भविष्य की उस टेक्नोलॉजी का जो समय की गहराई में छुपी है। केन हेवर्ट के दिमाग में एक नया तरीका सूझा है जो रिजेक्टेड इंसानों को दोबारा से जीवन देंगे। आपका और हमारा दिमाग 100 लाख करोड़ न्यूरल कनेक्शन के डीप नेट के पैटर्न से बना है और ये पैटर्न हम हैं।
अगर हम दिमाग के कंटेंट से डेटा को अलग कर पाए या पर्सनालिटी के एसेंस को दिमाग की नाजुक बायोलॉजी से निकाल कर एक दूसरे के शरीर में ट्रांसफ़र कर पाएँ तो हम सभी रिजेक्टेड इंसानों को दोबारा से जीवित कर सकते हैं। केन हेवर्ट मैसाचुसेट्स के न्यूरोसाइंटिस्ट हैं जो लोगों के मर जाने के बाद दिमाग के रिजेक्ट करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। आज मेरे दादाजी बूढ़े हो गए हैं और वो भविष्य देखना चाहते हैं। मौत उन्हें भविष्य देखने से रोक रही है। अगर हम उनके दिमाग को प्रिजर्व व मैप कर पाएँ तो हम उन्हें आसानी से भविष्य दिखा सकते हैं। हमारा दिमाग सैकड़ों लाखों करोड़ लंबे तारों का कॉम्प्लेक्स पैटर्न है। हम जब भी करंट को एक जगह से दूसरे स्थान में भेजते हैं तब तार और स्विच की ज़रूरत पड़ती है। तारों की मदद से हम करंट को दूर तक ले जाते हैं। इन तारों के बीच में डॉट्स और स्विच पॉइंट भी होते हैं जो वायरिंग तारों के कंपैरिजन में दिमाग के तार सैकड़ों लाखों करोड़ गुना लंबे होते हैं। और यही स्विच पॉइंट और डॉट्स हमारी कॉन्शियसनेस होती है। इसी तरह आपके दिमाग में छोटे छोटे डॉट्स और स्विच पॉइंट होते हैं जिनको गिने तो सैकड़ों लाखों करोड़ों होंगे। इन्हीं तारों और स्विच पॉइंट को कनेक्टम कहते हैं। कनेक्टम हमारे थॉट और सोच यानी कॉन्शियसनेस को जनरेट करते हैं। अगर हम इन्हीं लाखों करोड़ों कनेक्शनों के सेट की कॉपी कर लें तो शरीर के मरने के बाद भी हम उस दिमाग को बना सकते हैं। कनेक्टम में मौजूद पूरी जानकारी को बचाने के लिए हम दिमाग को कंप्यूटर मान के चलें। हर एक चीज़ों को कंप्यूटर का हिस्सा माने और इसी का आधार लेकर चलें। मेरे पास एक डेड कंप्यूटर है जो काफ़ी पुराना है, जिसका मदरबोर्ड बुरी तरह से जल गया है, जिसे अब ठीक नहीं किया जा सकता है। और इस कंप्यूटर में मेरे बचपन की फुटेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट सब की सब इसी कंप्यूटर में स्टोर हैं। तो क्या मैं सारी चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए खो दूँगा? सच कहूँ तो नहीं, क्योंकि कंप्यूटर की ड्राइव से सारा डेटा दूसरे हार्ड ड्राइव में डिजिटलाइज स्टोर कर लिया है और वो डेटा सुरक्षित है। सच कहूँ तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम वो डिजिटल इन्फॉर्मेशन हैं जो हमारे दिमाग के सिनेप्टिक कनेक्शनों में स्टोर की गई है। अगर हम अपने दिमाग को मरने के बाद प्रिजर्व कर लें तो हमें यूनिक बनाने वाली सारी इन्फॉर्मेशन, यादें हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होंगी। इसे ठीक उसी तरह वापस लाया जा सकता है जिस तरह हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को ट्रांसफ़र करके उस इंफॉर्मेशन को वापस लाते हैं। ठीक इसी तरह दिमाग को कॉपी करके स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए दिमाग के लाखों करोड़ों कनेक्टमों को प्रिजर्व करके दिमाग के हार्डवेयर को छोटी छोटी स्लाइस करके कॉपी करना होगा। दिमाग को कॉपी करने के लिए केन मरे हुए व्यक्ति के दिमाग को प्लास्टिक में प्रिजर्व कर लेंगे। फिर उस शरीर से निकले दिमाग को गर्म डायमंड नाइफ द्वारा माइक्रोन क्यूब में स्लाइस कर लेंगे जो इंसानी बाल से 40,000 गुना पतले होंगे। इन बहुत ही बारीक स्लाइस को 1000 गुना और पतला करके आयन बीम द्वारा स्कैन करेंगे और इस प्रोसेस को करोड़ों बार दोहराया जाएगा जब तक कि इन स्लाइस से पूरी इन्फॉर्मेशन निकल ना जाए। इस प्रोसेस के बाद पूरा दिमाग डिजिटाइज हो जाएगा। अगर हम आज की बात करें तो न्यूरो टिश्यू के छोटे छोटे टुकड़ों को अल्टीमेट रेजोल्यूशन में मैप कर पाए हैं। यह रेजोल्यूशन काफ़ी अल्टीमेट रेजोल्यूशन होता है जिसकी मदद से हम न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शनों के स्ट्रेंथ और टाइप को डिटरमाइन कर पाए हैं। अगर हम किसी प्रकार इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके को जानने के लायक हो जाएं तो हम उस दिमाग को कंप्यूटर में सिमुलेट कर सकते हैं और उस दिमाग के ऑनर को कंप्यूटर सिमुलेशन के भीतर उसे दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। पर ये सारी प्रोसेस तभी हो पाएंगी जब टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाएगी, क्योंकि आज तो पूरे दिमाग को कॉपी करने के लिए हजारों लाखों करोड़ डॉलर चाहिए। बट आप निराश मत होइए, क्योंकि आज से 100 साल बाद ये काम भविष्य में कुछ हजार डॉलरों में हो जाएगा। जिन परिजनों को अगर भविष्य देखना है तो वह अपने दिमाग को अभी से प्रिजर्व करा के रख सकता है और उस प्रिजर्व दिमाग को 100 साल बाद की टेक्नोलॉजी से उसे दोबारा फिर से जीवित किया जाएगा। इन सब प्रयोगों के बाद जब उसे दोबारा जिंदा किया जाएगा तो उसे ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे वह लंबी नींद से जगा हो।
अगर हम रिजेक्टेड माइंड के डेटा को कंप्यूटर सिमुलेशन में डाउनलोड करके डिजिटली जिंदा भी हो गए तो क्या हम एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाएंगे और इंसानों की तरह उन्हें फील कर पाएंगे? क्या हम फिजिकल सेंसेशन के बिना जिंदा रहना बर्दाश्त कर पाएंगे? एक इंसानी दिमाग को बिना सिर धड़ पैर के डिजिटली जिंदा करके कंप्यूटर में छोड़ देना मौत से भी बुरा फील होगा। भविष्य में आपके बुजुर्गों के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके लिए डॉक्टर हिरोशी सोगुरु माइंड के रिजेक्टेड होने के बाद बायोलॉजिकल रोबोटिक शरीर बना रहे हैं। ये रोबोटिक शरीर दिमाग को आसानी से कैरी कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम उन लोगों को छू पाएंगे जिनसे हम प्यार करते हैं और दुनिया को हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। डॉक्टर हिरोशी सोगुरु ऐसे जियोमॉइड और एंड्रॉयड बना रहे हैं जो इतने ज़्यादा नेचुरल और रियलिस्टिक दिखाई देंगे कि असली और नकली इंसानों में आप फर्क ही नहीं कर पाएंगे। हिरोशी सोगुरु का इंटरेस्ट जियोमॉइड और एंड्रॉयड में ना होकर उनकी दिलचस्पी खुद इंसानों पर है, इसलिए वो ये समझना चाहते हैं कि इंसान क्या है। हिरोशी सोगुरु ने अपने आइडिया से ये पता लगाया कि इंसानों और रोबोटों में खास फैक्टर्स क्या हैं। फिर उन्होंने फैसला लिया कि कुछ मिनिमल इंसान बनाएं। प्रेजेंट टाइम ATR में 2 जियोमॉइड्स हैं। जियोमॉइड्स को ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर ऐसा महसूस करता है जैसे कि वे वास्तव में जियोमॉइड बन गए हों। जियोमॉइड एक एंड्रॉयड महिला है। जियोमॉइड HI2 को डॉक्टर इसुगुरु की प्रति में एक रोबोटिक वर्जन बनाया है। जैसे जैसे उनके हार्डवेयर में सुधार होगा वैसे वैसे वो असली इंसानों जैसा लगेगा। जियोमॉइड ऐप तो इतनी रियल लगती है कि स्टेज के नाटकों और कैमरों के सामने परफॉर्म कर चुकी है। लोग उसमें फ़र्क ही नहीं कर पाते कि जियोमॉइड ऐप एक रोबोटिक एंड्रॉयड है। फिर भी डॉक्टर इसुगुरु कहते हैं कि ये काफ़ी नहीं है, हम उस पर और सुधार कर सकते हैं, जैसे कि इसमें एक्सप्रेशन दे सकते हैं जो इंसानों से और मिलते हों। इन सब कमियों को और बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर इसुगुरु कोशिश कर रहे हैं। ये उन जिंदा किए गए मुर्दों का भविष्य हो सकता है जो मांस की सड़ती हुई लाशों का नहीं, बल्कि स्मूथ सिलिकॉन फ्लैश वाले रोबोट होंगे जो हमारे लंबे समय से मरे हुए परिजनों के माइंड्स को कैरी कर रहे हैं। Are you happy? なんか会話のコツとかありますか? हम इस बात को मानने से इनकार नहीं कर सकते कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम अपने पूरे शरीर को मशीन के साथ बदल देंगे। फिर देखेंगे कि इसमें इंसान का आखिरी पार्ट कौन सा है। वो दिन दूर नहीं जब हमें कभी किसी को अलविदा कहना पड़ेगा। ये चीज़ आप कमेंट करके बताइए। जब आप अपनी दादी दादू नानू को एक सिंथेटिक शरीर में फिर से देखेंगे, क्या वो वही दादी होंगी जो आपको प्यार से थपकियां दे गा के सुलाया करती थी, जिनसे हम हर एक छोटी चीज़ हर एक बड़ी चीज़ शेयर करते थे? क्या ये वही दादी दादू नानू होंगे जिन्हें हम जानते थे? जब तक होता नहीं हम नहीं जान पाएंगे। पर एक बात कॉमन जरूर हो जाएगी कि हमारे पास पड़ोस के पड़ोसी रिश्तेदार हो सकता है कि रोबोटिक अनडेड हों। तब सबसे बड़ी बात ये होगी कि कौन लोगों के बीच पहली बार जी रहा है, कौन दूसरी बार और कौन लोगों के बीच छठवीं बार जी रहा है।